दर्शकों, अभी तक मैंने जो सबसे ज़्यादा कमेंट देखी है वह कमेंट यह आती है कि सर हमने जो है हमारी भूमि का सीमांकन करवा लिया है, हमें कब्जा कब मिलेगा। तो दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। तो दर्शकों, इसी संदर्भ में आज हमारे पास में एक कमेंट एक दर्शक की आई हुई है, तो उनका भी कुछ ऐसा ही सवाल है, तो उसी संदर्भ में हम उस कमेंट को ले लेते हैं। तो दर्शकों, कमेंट कुछ इस प्रकार से है, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। दर्शकों, कमेंट है, सर मैंने 8/12/2021 में भूमि सीमांकन कराया और मेरा खेत 8 लोगों मेड़ पड़ोसियों के खेत में निकला। उसके बाद मैंने 250 के तहत कब्जा दिलाने का केस नायब तहसीलदार के यहाँ लगाया। अब वहाँ पर 4 पेशियाँ हो चुकी है, 1 हफ्ते में 1 पेशी होती है। इस तरह से मुझे लग रहा है केस लंबा चलेगा, क्या इसमें सुनवाई जल्द नहीं हो सकती, आप मुझे बताएं सर। तो दर्शकों, कुछ इस प्रकार की कमेंट जो इन दर्शक की आई है। तो देखिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह समझेंगे कि जो है सीमांकन होने के पश्चात कितने दिनों में जो है भूमि स्वामी को उसकी भूमि का कब्जा प्राप्त हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है। मैंने इस संबंध में सीमांकन कैसे करवाया जाता है और सीमांकन में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इस संबंध में मैंने एक वीडियो पहले से बना रखा है। आप यदि चाहते हैं तो डिटेल में जानकारी के लिए उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको संक्षिप्त में कुछ बातें बता देता हूँ कि सीमांकन किस प्रकार से करवा लेना चाहिए, ताकि भविष्य में जब हम 250 का प्रकरण लगाएं तो उस प्रकरण में हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। तो देखिए, जो सीमांकन की कार्रवाई जो रहती है, सीमांकन की कार्रवाई में हमें सबसे पहले ध्यान यह रखना चाहिए कि जब हम सीमांकन की कार्रवाई करते हैं तो पड़ोसी कृषकों को उसमें सूचना पत्र होना चाहिए। अब सूचना पत्र कैसे होना चाहिए? सूचना पत्र उनको व्यक्तिगत सूचना पत्र होना चाहिए, उनको उनके घर पर जाकर कोटवार के माध्यम से या जो है पटवारी महोदय के माध्यम से सूचना पत्र होना चाहिए। यदि वे लेने से इनकार करते हैं तो उन सूचना पत्रों के ऊपर इस प्रकार की टिप लगी होनी चाहिए कि उनके द्वारा सूचना पत्र लेने से मना किया या उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना किया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद में जब सीमांकन होता है और सीमांकन के पश्चात यदि उस भूमि पर पड़ोसी कृषकों का जो है कब्जा नहीं निकलता है और किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा उस पर निकल जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमें यह करना है, या तो पड़ोसी कृषक का भी हो सकता है या अन्य कृषक का भी उस पर कब्जा हो सकता है। अब हम उसको क्या कहेंगे, वह हो गया विपक्षी व्यक्ति। अब जब विपक्षी व्यक्ति जो है उसका कब्जा उस भूमि पर निकलता है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है कि जब सीमांकन तहसीलदार महोदय के वहाँ पर पूरी प्रकरण पुस्तिका जाएगी, आरआई साहब पटवारी साहब के द्वारा जो है सीमांकन करने के बाद में उस प्रकरण पुस्तिका को जो पूरा जो पंचनामा है, प्रतिवेदन है, फील्ड बुक है, नक्शा ट्रेस है, ये सारे दस्तावेज जो है तहसीलदार महोदय के वहाँ पर जाएंगे। तो तहसीलदार महोदय के वहाँ पर हमें यह निवेदन करना है कि श्रीमान, इसमें जो विपक्षी का जो कब्जा निकला है उस विपक्षी को भी इसमें सूचना पत्र जारी करवाया जाए। तो जब उसको विपक्षी को सूचना पत्र जारी होगा तो विपक्षी वहाँ पर आकर के अपनी दावा आपत्ति कर सकता है। अब आपको यहाँ ये लगता होगा कि उसको हम जब सूचना पत्र दिलाएंगे तो वो आकर के हमारे कब्जा हमें नहीं लेने देंगे और हमें किसी प्रकार से परेशान करेंगे। लेकिन देखिए, यदि आपने उसको सुनवाई का अवसर नहीं दिया है तो वह व्यक्ति जो है उस सीमांकन के खिलाफ जा सकता है। अब हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि कितने दिनों का टाइम रहता है कि विपक्षी उस सीमांकन को वापस से सीमांकन करवा सकता है, तो या उसको निरस्त करवा सकता है, रद्द करवा सकता है। तो इस बात का हमें भी विशेष ध्यान रखना है। तो सीमांकन के विरुद्ध 45 दिवस के भीतर कार्रवाई की जाती है। अब 45 दिवस कब से? जब सीमांकन हुआ, उस सीमांकन की जानकारी या उसकी पुष्टि की जानकारी जो है विपक्षी को हुई, तो विपक्षी जो रहता है वह उस सीमांकन को निरस्त करवाने के लिए या पुनः सीमांकन करवाने के लिए एसडीओ महोदय के वहाँ पर 45 दिवस के भीतर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। तो आपको विशेषकर ये बात ध्यान रखनी है
कि जो सीमांकन आपका हुआ है उसकी जो पुष्टि हुई है उस पुष्टि से 45 दिवस के भीतर आपको 250 की कार्रवाई नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि यदि आपने 250 की कार्रवाई पेश कर दी और उस व्यक्ति के द्वारा 45 दिन से पहले यदि आपने 250 की कार्रवाई पेश कर दी, तो जो विपक्षी व्यक्ति है यदि उसने 45 दिन के अंदर, जैसे आपने 250 की कार्रवाई पेश करी और वो उस व्यक्ति ने क्या करा, उस व्यक्ति ने जो है उस सीमांकन को निरस्त करवाने के लिए या वापस से सीमांकन कराने के लिए एसडीओ महोदय के वहाँ आवेदन पेश कर दिया। अब सपोज किया जाए, मान लिया जाए कि यदि आपका जो प्रकरण चल रहा है, कौन से तहसीलदार महोदय ने जो सीमांकन कराया उसके आधार पर आपका प्रकरण 250 का चल रहा है, उसमें यह पाया है कि आपकी भूमि पर है जो है विपक्षी का अवैधानिक कब्जा है और विपक्षी जो है उसका यह कहना है कि ये जो सीमांकन हुआ ये गलत हुआ है। अब मान लिया जाए कि यदि एसडीओ महोदय है, एसडीओ महोदय के द्वारा जो है उस सीमांकन को निरस्त कर दिया जाता है। कौन सा वाला सीमांकन? जो तहसीलदार महोदय ने सीमांकन किया था उस सीमांकन को निरस्त कर दिया जाता है और पुनः सीमांकन का आदेश कर दिया जाता है। और जब पुनः सीमांकन होता है तो उस सीमांकन में कुछ परिस्थितियां भिन्न पाई जाती है, अर्थात आपकी जो भूमि है उस भूमि के जो भाग तहसीलदार महोदय के सीमांकन से पाया गया था कि इतने इतने भाग पर, मान लिया जाए कि 1 बीघा जमीन पर आपकी जो है विपक्षी का कब्जा पाया गया था, लेकिन जब एसडीओ महोदय सीमांकन करवाते हैं तो एसडीओ महोदय के सीमांकन में जो है ये पाया जाता है कि आपकी 1 बीघा जमीन पर कब्जा न होकर के आपकी केवल आधा बीघा जमीन पर ही जो है विपक्षी का कब्जा है। तो ऐसी स्थिति में आपका धारा 250 का जो प्रकरण है वह जो है वो प्रचलन योग्य नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि उस प्रकरण में जो आपने दस्तावेज लगाए हैं उसमें जो आपने प्लीडिंग की है, मतलब आपने जो लिखा है वह ये लिखा है कि आपकी 1 बीघा भूमि पर जो है अनावेदक के द्वारा मतलब विपक्षी के द्वारा कब्जा किया हुआ है। लेकिन उस सीमांकन को जिसके आधार पर आपने 250 का केस लगाया उसको एसडीओ महोदय के द्वारा जो है निरस्त कर दिया। और जब एसडीओ महोदय ने जो नया सीमांकन करवाया उस नए सीमांकन में यह पाया गया कि आपकी 1 बीघा भूमि पर कब्जा न होकर के विपक्षी का केवल आधा बीघा भूमि पर कब्जा है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि विपक्षी जो है उसको सुनवाई का अवसर देना चाहिए। कब? जब सीमांकन होता है तब। और दूसरी बात यह है कि विपक्षी को अपन ने सुनवाई का अवसर तो दिया, लेकिन साथ ही साथ हमें 45 दिन तक रुकना है। कब? जब सीमांकन हुआ तो सीमांकन से हमें कम से कम 45 दिन तक रुकना चाहिए और यह प्रयास करना चाहिए कि आपने जो सीमांकन किया है, करवाया है, उस सीमांकन की सूचना जो है विपक्षी को हो चुकी है और उस जो है उसकी जानकारी को लगभग 45 दिवस हो चुके हैं। तो उसके बाद में यदि आप 250 का प्रकरण लगाते हैं तो 250 का प्रकरण में अब क्या होगा वो हम डिस्कस आगे कर लेते हैं। देखिए 250 का प्रकरण यदि आपके द्वारा सीमांकन के आधार पर लगाया है तो सारी कार्रवाई जो है, जो सीमांकन में कार्रवाई होती है, सीमांकन में कार्रवाई कौन कौन सी होती है, देखिए ये पेपर आपको लगाना जरूरी है। वैसे मैंने 250 के संबंध में एक वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब 250 की कार्रवाई में आपको कौन कौन से पेपर लगाने हैं? 250 की कार्रवाई में आपको आपके खाते की B1, आपका खसरा, उसके बाद में सीमांकन प्रतिवेदन, सीमांकन का पंचनामा, फील्ड बुक, उसके बाद में नक्शा ट्रेस और जो है सूचना पत्र जो विपक्षी को दिया जाता है या पड़ोसी कृषकों को दिया जाता है, ये सारे दस्तावेज की सर्टिफाइड कॉपी निकाल करके आपको प्रकरण में पेश करना है। जब आप 250 का प्रकरण पेश करते हैं, 250 का आवेदन कैसे बनाते हैं इस संबंध में मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और आप जो है आवेदन बनाना सीख सकते हैं। तो देखिए अब 250 का प्रकरण आपने जैसे पेश किया, फिर क्या होगा कि 250 का प्रकरण पेश करने के बाद में उसका जो है सूचना पत्र विपक्षी को दिया जाएगा। जब विपक्षी को सूचना पत्र दिया जाएगा तो विपक्षी भी अपना जवाब उसमें पेश कर सकता है। लेकिन देखिए एक बात का विशेष आप ध्यान रखिए, यदि उस सीमांकन की उसको जानकारी रही है, कौन सा सीमांकन जिसके आधार पर आपने 250 का प्रकरण लगाया है, उस सीमांकन की जानकारी यदि विपक्षी को रही है तो उस सीमांकन के बारे में वह इस प्रकरण में मतलब 250 के प्रकरण में यह नहीं कह सकता कि ये सीमांकन जो है यह गलत हुआ है, जब तक कि इस सीमांकन को किसी वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा जो है अवैध नहीं मान लिया जाता, तब तक इस सीमांकन को 250 के प्रकरण में जो है चैलेंज करने का विपक्षी को अधिकार नहीं रहता है।
फिर भी वह अपना जवाब इस प्रकरण में पेश कर सकता है, अर्थात 250 के प्रकरण में विपक्षी अपना जवाब पेश कर सकता है। उसके बाद में क्या होता है, फिर उसके बाद में कुछ न्यायालय के द्वारा इशू बनाए जाते हैं। इशू का मतलब होता है कि इस प्रकरण में किन बिंदुओं पर विवाद है। जैसे कई बार ये होता है कि जो विपक्षी रहता है उसके द्वारा जो है वाद प्रश्न बनवाए जाते हैं, या जो है आवेदक जो है इसके द्वारा भी कई बार वाद प्रश्न बनवाए जाते हैं, या फिर जो न्यायालय है उनके द्वारा भी वाद प्रश्न बना दिए जाते हैं। मतलब उनके उस प्रकरण में कुछ मुद्दे तय किए जाते हैं कि इन मुद्दों पर जो है प्रकरण पक्षकारों को प्रमाणित करना है, मतलब अपना अपना पक्ष उनको प्रमाणित करना है। तो उसके बाद में ये होता है कि आवेदक की साक्ष्य होती है। आवेदक से मतलब जिसको भूमि का कब्जा लेना है उस व्यक्ति की साक्ष्य होती है। तो उसकी साक्ष्य में जो है आवेदक स्वयं की साक्ष्य हो सकती है। उसके बाद में राजस्व निरीक्षक महोदय जिसने सीमांकन किया उनकी साक्ष्य हो सकती है। पटवारी महोदय की साक्ष्य हो सकती है जिसने नोटिस तामील करवाया, जैसे कोटवार की जो है साक्ष्य हो सकती है। इस प्रकार से या पंचनामे पर जिन जिन लोगों ने हस्ताक्षर किए पंचों ने, उनकी भी साक्ष्य उस प्रकरण में हो सकती है। उसके बाद में अनावेदक की साक्ष्य उस प्रकरण में ली जाती है। अब अनावेदक की साक्ष्य में क्या क्या हो सकता है, देखिए अनावेदक स्वयं अपनी साक्ष्य दे सकता है। उस भूमि के आसपास पड़ोस वाले कृषकों की साक्ष्य अनावेदक दे सकता है। अब उसके बाद में जो है तर्क के लिए फाइल जाएगी और अंतिम तर्क सुनने के बाद में न्यायालय के द्वारा आदेश पारित कर दिया जाता है। अब देखिए, अब महत्वपूर्ण एक प्रश्न एक और आ जाता है कि कई लोगों के द्वारा बार बार यह कहा जाता है कि सर हमारे प्रकरण में 250 के प्रकरण में या कब्जा प्राप्ति के प्रकरण में तहसीलदार महोदय ने आदेश पारित कर दिया, अब क्या होगा। देखिए, होता ये है कि केवल सीमांकन कराने से आपको कब्जा प्राप्त नहीं होता है। दूसरा, आपके फेवर में जब तहसीलदार महोदय के द्वारा यह आदेश पारित कर दिया कि यह भूमि जो है विपक्षी ने अवैधानिक तरीके से अपने कब्जे में कर रखी है और इसका कब्जा प्राप्त करने का अधिकार जो है आवेदक को है, ऐसा आदेश जब पारित हो जाता है, मतलब उस 250 के प्रकरण में अंतिम आदेश पारित हो जाता है आपको कब्जा प्राप्त करने का, तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं होता है कि आप स्वयं जाएंगे और उस व्यक्ति से कब्जा छीन लेंगे, ये नहीं होता है। देखिए, उसके बाद की जो विधिक प्रक्रिया रहती है वह यह रहती है कि उस आदेश का कंप्लायंस ऑर्डर, मतलब उसका एक अमल आदेश जारी होता है जो कि मौजा पटवारी महोदय और राजस्व निरीक्षक महोदय के नाम से जारी किए जाते हैं। और उसमें यह लिखा हुआ रहता है कि राजस्व निरीक्षक जो भी है इस गांव के आप जाएं और मौके पर इस भूमि का कब्जा जो है आवेदक को इस आदेश के माध्यम हमने जो आदेश पारित किया है, मतलब तहसीलदार महोदय ये बोलेंगे कि उनके द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसके आलोक में आप अनावेदक से, मतलब विपक्षी से आवेदक को भूमि का कब्जा दिलाकर आए, उसके बाद में ही आपको कब्जा प्राप्त हो सकता है। लेकिन देखिए, एक बात और महत्वपूर्ण रहती है कि कई बार ये रहता है कि राजस्व निरीक्षक महोदय और पटवारी महोदय मौके पर जाकर के कब्जा तो दिला देते हैं, लेकिन उसके बाद में ये होता है कि विपक्षी जो रहता है वह पुनः उस भूमि पर कब्जा कर लेता है। अब ऐसी स्थिति में जो है आवेदक को क्या करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आवेदक को जो है धारा 250 की उपधाराएं जो है सब सेक्शन जो है कई बनी हुई है और उन धाराओं में यहाँ तक का प्रावधान है कि तहसीलदार महोदय और एसडीओ महोदय जो विपक्षी है उसको सिविल जेल तक भेज सकते हैं और तब तक के लिए उनको सिविल जेल में रखा जाता है जब तक कि एसडीओ महोदय को या तहसीलदार महोदय को इस बात की संतुष्टि नहीं हो जाती है कि उस व्यक्ति के द्वारा आवेदक की भूमि को जो है नहीं छोड़ा गया है। तो दर्शकों, मैं विश्वास रखता हूं कि आज की दी हुई जानकारी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद जानकारी रही होगी। आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और यह यदि आपको उपयोगी लगे तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। और दूसरा मेरा निवेदन ये भी था कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।